सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। सीधा सीधा पूछेगा वर्तमान जिला कौन सा, लिखना मत कुछ भी, है ना। वर्तमान जिला कौन सा है? नीम का थाना। जिला कौन सा हो गया? नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान जिला नीम का थाना। अब ये मत कह देना नीम का थाना सीकर, क्योंकि नीम का थाना खुद में एक जिला बन चुका है। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान जिला कौन सा है? नीम का थाना। नदी कौन सी है? लिखना मत, पहले समझना एक बार, है ना। कांतली नदी। नदी कौन सी है? कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम कहां से हुआ है? खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां, ध्यान रखना। वर्तमान जिला पूछे तो नीम का थाना, नदी पूछे तो कांतली, उद्गम पूछे तो खंडेला की पहाड़ियां। कहां से? खंडेला की पहाड़ियां। अब देखो, आपने एक नदी इसका भी नाम सुना होगा, घग्गर नदी। इसके किनारे हमको राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता मिली थी। कांतली नदी के किनारे कौन सी मिली थी? गणेश्वर सभ्यता मिली थी। दोनों नदियों में समानता क्या है? ये दोनों नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। कैसी? आंतरिक प्रवाह की, ध्यान रखना। कांतली नदी भी आंतरिक प्रवाह की है और घग्गर भी। अब हमने कहा गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या बोलते हैं? जननी कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता। जबकि ताम्रवती सभ्यता किसे कहा जाता है? आहट सभ्यता को। अच्छा, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा है? अब बात भी सही है कि भारत में सर्वाधिक तांबा यही मिला है, लेकिन सबसे पहले मिला है, सबसे पहले मिला है। जननी का अर्थ होता है माता। क्या होता है? माता। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया था? गणेश्वर सभ्यता को। और ये सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सब में सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस कारण इस सभ्यता को एक नाम और दे दिया, क्या? पुरातत्व का पुष्कर। क्या नाम दे दिया? पुरातत्व का पुष्कर। तो पुरातत्व का पुष्कर या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, इस सभ्यता को कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। और गणेश्वर से सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको एक नाम और दे दिया, क्या? ताम्र संचयी संस्कृति। क्या नाम दे दिया? ताम्र संचयी संस्कृति। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार आता है। ताम्र संचयी संस्कृति की सभ्यता को कहा जाता है, किसको? गणेश्वर सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है? गणेश्वर को। और पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा गया है? गणेश्वर को। अब बात करें इसकी खोज एंड खुदाई कब हुई है? खोज एंड खुदाई कौन भाई बताएगा? गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की या कब की? खुदाई किसने की या कब की? शाबाश। कब हुई? 1977 में। किसके द्वारा की गई थी? आरसी अग्रवाल के द्वारा। अच्छा, इसका सहयोगी कौन था? सहयोगी कौन था? विजय कुमार। कौन था? विजय कुमार। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज और खुदाई कब की गई? 1977 में की गई। किसके द्वारा की गई? आरसी अग्रवाल। पूरा नाम पूछे तो रतन चंद्र अग्रवाल। सहयोगी कौन है? विजय कुमार। अब यहां से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहां से हमें क्या मिला है? तो देखो, एक बाण मिला, एक बाण। बाण जानते हो ना? अब जो बाण के जो आगे का हिस्सा, ये वाला, ये हिस्सा किसका बना हुआ है? तांबे का। गणेश्वर से एक बाण मिला और बाण के आगे का हिस्सा किसका बना हुआ था? तांबे का। तो हमने बोल दिया गणेश्वर से तांबे के बाण आग्र प्राप्त हुए हैं। क्या? बाण आग्र। बाण के आगे का हिस्सा तांबे का बना हुआ है। आपने कभी ये देखी तो मछली पकड़ने के कांटे कहां से मिले आपको? गणेश्वर सभ्यता से। कहां से मिले? अब गणेश्वर सभ्यता से और क्या मिले हैं? तो हमने कहा तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। किसकी? तांबे की कुल्हाड़ी। अब तांबे की कुल्हाड़ी हमको आहट से भी मिल चुकी थी, आहट से भी तांबे की कुल्हाड़ी मिली है।
और तांबे की चूड़ियां मिली हैं, तांबे की चूड़ियां, तांबे के फरसे मिले हैं, तांबे के क्या मिले हैं, भाले मिले हैं, कहां से, गणेश्वर सभ्यता से। और क्या मिला है, तांबे की छड़, तांबे की छड़ कहां से मिली है, गणेश्वर सभ्यता से। और एक प्राचीन घर मिला है, प्राचीन घर यानी पुराना घर, और उस घर का निर्माण किससे किया गया था, पत्थरों से किया गया था। एक घर मिला है, बहुत पुराना है, और आदि मानव शुरुआत में किसमें रहा था, गुफाओं में। तो गुफा में बना हुआ था, क्या बोल दिया, पत्थरों से बना हुआ घर। और पानी को रोकने के लिए पहली बार हमें क्या मिलेगा, बांध की अपशिष्ट, कहां से, गणेश्वर सभ्यता से। तो डाल लो अब गणेश्वर सभ्यता, बेटा ऊपर देख पा रहे ना, सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। अब उंगलियों पर याद रख लो बस केवल, है ना, कि गणेश्वर सभ्यता वर्तमान जिला कौन सा, नीम का थाना। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि गणेश्वर सभ्यता जिला कौन सा है, नीम का थाना, या गणेश्वर सभ्यता किस जिले से प्राप्त हुई है, नीम का थाना। नदी कौन सी है, कांतली, नदी कौन सी है, कांतली। और कांतली का उद्गम कहां से हुआ है, खंडेला की पहाड़ियां, कहां से हुआ है, खंडेला की पहाड़ियां। अब आओ पता है, पहले ये नदी आपके खंडेला की पहाड़ियां सीखकर से निकलती थी, झुंझुनू में जाती, चूरू में एक स्थान था राजगढ़, वहां जाकर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती थी। और हमने इसे नाम दिया आंतरिक प्रवाह की नदी। और इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में हमारे यहाँ क्या बोलते हैं भैया, तोराबाटी। क्या बोलते हैं, बस दो लाइन याद रखना कि कांतली नदी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है, तोराबाटी। अच्छा, अब इस नदी किनारे हमें एक सभ्यता मिली, कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। जिला पूछे तो नीम का थाना। अब हमने कहा ये सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है, तो बेटा याद करो, एक बार रखो, है ना। इस पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था, आदि मानव। कौन था, आदि मानव। जब आदि मानव शुरुआत में यहाँ आया होगा तो सबसे पहले इसने पत्थर के बने औजारों का प्रयोग किया होगा, और पत्थर के बाद तो इसने सबसे पहले तांबा नामक धातु क्या की थी, खोज की। किसकी, आदि मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, बताई थी ना एक दिन हमने आपको। तो यहाँ के मानव ने तांबे से बनी औजारों का भी प्रयोग किया है, यहाँ के मानव ने पत्थर से बनी औजारों का भी प्रयोग किया है। तो दोनों के औजारों प्रयोग किया, तो क्या नाम दिया सभ्यता को, ताम्रपाषाणिक सभ्यता। क्या नाम दिया, ताम्रपाषाणिक। अब ताम्रपाषाणिक सभ्यता हमने आहड़ को भी कहा था, किसको कहा था, आहड़ को भी, क्योंकि उसका एक नाम क्या था भाई, ताम्रवती। तो ये भी कैसी है, ताम्रपाषाणिक। लेकिन वो तो वहां क्या थी, ताम्रवती, और ये क्या है, जननी। क्या है, जननी। अब देखो, गणेश्वर की प्राचीनता के आधार पर, यानी सबसे ज्यादा प्राचीन पुरानी सभ्यता है, क्यों, कि आदि मानव के द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा था, तांबा। तो तांबे की सबसे पहले जानकारी हमें यहीं से तो मिली है। अब यहीं से मिली है तो हम बोल सकें सभ्यताओं की जननी यानी माता। तो प्राचीनता के आधार पर इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या बोलते हो, जननी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जननी। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो क्या हो गया, गणेश्वर सभ्यता। वर्तमान जिला नीम का थाना, नदी कांतली, उद्गम खंडेला की पहाड़ियां, और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता। अब सुनो, अब सुनो, जब हमने इस सभ्यता का अध्ययन किया, तो बेटा ये सभ्यता हमको इतने वर्ष पुरानी है, इतने वर्ष पुरानी थी ये सभ्यता। मैं लिखाऊंगा समय आने पर, है ना। तो अध्ययन के आधार पर इस सभ्यता को हमने क्या नाम दिया, पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि तुमको तो समझ में आ गई होगी, पर मुझे नहीं आई कि मैंने ये शब्द का प्रयोग क्यों किया था। बोल देता पुरातत्व का जयपुर, बोल देता पुरातत्व का करौली, पुरातत्व का भरतपुर, कुछ भी बोल देता। ये शब्द क्यों किया, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब तुम तो समझ गए ना, तभी तुमने पूछा नहीं था। हाँ, अब तुम समझ गए तो मुझे समझाओ, ये नाम क्यों लिया। हाँ बेटा, ये समझाऊं, प्राचीन होगा, है ना।
कौन सा बताएगा? पानी पिलाऊंगा इसमें से। इसे पुरातत्व का पुष्कर क्यों कहा है? तांबे का व्यापार होता है। शाबाश गुरु जी। और गुरु जी? बताएगी? अरे सीधी सीधी बात है, क्यों दिमाग लगाना? दिमाग तो हम लगाते हैं, नहीं लगाते? जब भी ये बोलता है ना, पता नहीं बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है सही बोलता है, पर आप पता नहीं आज क्यों नहीं बोल पाए। अच्छा देख, सीधी सीधी सुनो। हमारे सृष्टि का निर्माता है ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कहां किया था? पुष्कर में किया था ना, या कहीं और किया था? तो मानव पहली बार कहां आया है? पुष्कर में ही तो आया है। और हमें सभ्यताओं की पहली बार जानकारी कहां से मिली है? तभी तो इसको जननी माता बोला है। क्या बोला है? जननी माता। तो मैंने क्या बोल दिया फिर? अध्ययन के आधार पर गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का क्या बोलते हैं? पुष्कर मिलते हैं, क्योंकि इसी के बाद तो हमें सभ्यताओं की जानकारी मिलने लगी है। ओवरऑल पहली सभ्यता यही तो है। तभी तो आपने क्या बोला उसका? जननी बोल दिया। क्या बोल दिया? पुरातत्व का पुष्कर बोल दिया, क्योंकि हमको सभ्यताओं की शुरुआत कहां से हुई है? गणेश्वर से। और सृष्टि निर्माण उधर कहां से हुआ है? पुष्कर से। कहां से हुआ है? पुष्कर से। आपने कहा ना ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के लिए यज्ञ किया था, और यज्ञ कहां किया था? पुष्कर में किया था। कहां किया था? पुष्कर में। तभी तो आप पुष्कर को तीर्थराज पुष्कर बोलते हो, तीर्थों का तीर्थ बोलते हो, तीर्थों का गुरु बोलते हो, कहते हो ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अच्छा, अब मैंने कहा सर्वाधिक तांबे के उपकरण भी कहां से मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं। सर्वाधिक तांबे के उपकरण, उपकरण का अर्थ होता है औजार। क्या होता है? औजार। कहां से मिले? गणेश्वर से मिले। इस कारण हमने गणेश्वर को क्या नाम दे दिया? ताम्र संचयी संस्कृति। क्या नाम दे दिया? ताम्र संचयी संस्कृति। अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कि ताम्र संचयी संस्कृति की सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। तो तीन नाम आ गए ना। तो पहला नाम कौन सा हो गया? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। दूसरा नाम पुरातत्व का पुष्कर। तीसरा नाम ताम्र संचयी संस्कृति। भाइयों, इन तीनों नामों को याद कर लियो, ठीक है? अब हमने कहा इस सभ्यता की खोज और खुदाई, खोज और खुदाई। अब ध्यान रखना, खुदाई का अर्थ क्या होता है? उत्खनन कार्य। क्या होता है? उत्खनन कार्य। एग्जाम में खुदाई शब्द ना देखे, वो उत्खनन कार्य भी दे सके। तो इतना तो पता है ना अपन को, खुदाई कह लो या उत्खनन कार्य कह लो, ठीक है? तो खुदाई और खोज कब हुई है? 1977 में हुई है। किसके द्वारा की गई? आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल, पूरा नाम पूछे तो रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम है? रतन चंद्र अग्रवाल। ये व्यक्ति आहट सभ्यता में भी आया था, आया था ना 1956 में, और खोजकर्ता में। हमने कहा सहयोगी कौन थे इसके? विजय कुमार। कौन हो गए? विजय कुमार। मेन व्यक्ति तो आरसी अग्रवाल ही है, लेकिन इसका सहयोग किसने किया है? विजय कुमार ने। किसने किया है? विजय कुमार ने। अब आगे चलो, लिख लो, कर दूं साहब? प्राप्त अवशेष विधि कौन सी बेटी? रेडियो कार्बन विधि। अब आप में से कोई व्यक्ति साइंस का हो तो अपन इसे बोल देते हैं सीधा सीधा, ठीक है? अब देख, मैं बिल्कुल अपने ग्रामीण जैसा एग्जांपल देता हूं ना। आपने अपने गांवों में कभी कुआं खुदते देखा हो, मकान की नींव खुदते हुए देखा हो, तो आपने देखा होगा कि जो ऊपर वाली मिट्टी होती है ना, ये कुछ अलग प्रकार की होती है, रंग कलर अलग प्रकार का होता है। ज्योग्राफी कहती है कि मिट्टी की परत जमने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन कटने में एक बरसात बहुत होती है, कहते हो ना। तो जैसे जैसे हम जमीन का कुआं खोदते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, मिट्टी का कलर भी तो चेंज होता है बेटा, होता है ना। अब जैसे ही मान लो यहाँ हमें कोई बर्तन मिल गए, कोई औजार मिल गए, कोई उपकरण मिल गया, ठीक है? अब इसको हमने उठाया, यहाँ मिला है ना, तो इसको हमने उठाया और कहाँ भेज देंगे? प्रयोगशाला में भेज दिया, वैज्ञानिकों के पास में भेज दिया और कहा आप इसका अध्ययन करो, ये कितना पुराना है।
तो जब अध्ययन किया जाएगा ना, तो वो अध्ययन किस विधि से किया जाएगा? रेडियो कार्बन विधि से अध्ययन होगा। तो मालूम चलेगा कि ये बर्तन कितने वर्ष पुराना है? 500। कितने वर्ष पुराना है? 200। कितने वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना। तो अध्ययन करने की जो विधि है, पता करने की जो विधि है, वो कौन सी है? रेडियो कार्बन विधि। जैसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा? C14। क्या बोलते हो? C14। एपी ऐसे पूछा कर। पता नहीं ये तो पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं। हाँ गुरु जी, पूछ पूछ है बेटा। ये तो फैंस का क्वेश्चन हो गया ना, किसने दी थी, है ना? ये तो फैंस का क्वेश्चन हो गया। अपने तो ये कहा है कि रेडियो कारण विधि से हम सभ्यताओं के समय को ज्ञात कर सकते हैं। सभ्यताओं के समय को ज्ञात करने की विधि कौन सी है? रेडियो कारण विधि, है ना? वो कार्बन का जनक कौन है, यौगिक कितना होता है, ये तो साइंस वाले क्वेश्चन है? ये अपना थोड़ी ना है। अच्छा अब डाल लो, गणेश्वर से प्राप्त अवशेष। अच्छा लिख रहे हो? जिसने लिख लिया है ना वो सुन लो, है ना, बाकी लिखते रहो। ये बर्तन में लिखा है ये वाला, ये कौन सा होता है? और सुन सुन, इन बर्तनों को, इस बर्तन को आप रोजाना देखते हो भी हो, मुझे नहीं पता ऐसे। और रोज के रोज इनमें आप कुछ खाते भी होंगे, कुछ ना कुछ पीते भी होंगे, इतना नहीं पता मुझे। और 2-3 रुपए से शुरुआत हो जाती है। मतलब एक बर्तन 2 या 3 या 5 का मान लो, वो वैसे भी 500 का भी आ सकता है। आपके घरों में पक्का होगा, बताओ। चीनी के बर्तन है। चाय पीते हैं ना अपन, पीते हैं ना, और प्लेट भी तो आती हैं, वो ये देखा ना? नहीं गुरुजी, हड़प्पा सभ्यता आपको पता हो गुरुजी, तो हड़प्पा इस काल की सभ्यता थी, ठीक है? और लगभग लगभग हड़प्पा का सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अच्छा गुरुजी, हमारी ये पाली सभ्यता कितनी? 2800। ठीक गुरुजी। और सुनो, हमने कहा ना आदि मानव के द्वारा सबसे पहले ये खोजा गया था, ठीक है? जब इसका विकास होगा, हम कब मानेंगे इसका विकास हुआ है? जब ये कुछ काम करेगा। तो उसने सबसे पहले धातु कौन सा खोजा था? तांबा। इसमें क्या मिलाया था? टिन। क्या बन गया था? कांसा। तो हड़प्पा से सर्वाधिक उपकरण जो मिले थे, किसके मिले थे? कांसे के। तो क्या नाम दिया? तो प्राचीन कौन सी, ये या हड़प्पा? पूछा करो क्या? आप पूछते हो ना, तो मेरे ये लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत तो समझ पा रहे हो, और वैसे एकदम बैठ जाते हैं ना। पूछा करो, है ना? हो सकता है, देखो जरूर नहीं है मैं सबको जानता हूं, नहीं जानता हूँ तो आपसे सीख जाऊंगा। आपको सीखने में शर्म आती है, लेकिन मुझे सीखने में क्या रहती है? जिज्ञासा रहती है, ये भी मुझे कुछ सिखाए, ये भी सिखाए, सब सिखाओ। तुम तो ऐसे बैठते हो। हाँ, संभवतः नहीं आएगा तो आप सीख जाऊंगा, लेकिन आंसर दूंगा ना, नहीं आएगा सीधा बोल दूंगा मैं नहीं जानता भाई। लेकिन तो पूछो तो सही, ये तो के बुलवा दो मेरे से कि मैं नहीं जानता। ये भी तो कला होती है ना, कि विद्यार्थी क्वेश्चन पूछे, गुरुजी कहे कि मैं नहीं जानता। अब सुनो, अब सुनो, यहां से हमें क्या क्या मिला है? तो नंबर एक हमें बाण मिले, बाण ये वाले, ठीक है? और ये बाण का जो आगे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, किसका बना हुआ है? तांबे का। किसका बना हुआ है? तांबे का। तो क्या बोल दिया? तांबे के बाण अग्र। संधि विच्छेद करोगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी ना, बाण प्लस अग्र।
तो आपको तांबे के बानाग्र कहां से मिलेंगे? गणेश्वर सभ्यता से। अब हमने कहा और क्या मिला? तांबे की छड़, आप सभी जानते हैं उन चीजों को। मछली पकड़ने के कांटे, ये भी आप जानते ही होंगे। तांबे की कुल्हाड़ी, आपके तांबे के भाले, और भाले में कौन सा? ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला ही, ये भाले है ना, मतलब यही तांबे का है। और फरसे, भगवान परशुराम के हाथ में है ना फरसा। और चूड़ियां पहनती हैं महिलाएं, नहीं पहने? चूड़ियां आदि क्या हो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ सबसे मेन बात क्या हो गई, हमें कैसे मालूम चला कि यहाँ की ये सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है? तो हमने कहा यहाँ से एक पत्थर का बना हुआ प्राचीन यानी पुराना घर मिला है। तो आपको पता है जब मानव शुरुआत में आया था, तो शुरुआत में मानव किस में रहा था? गुफाओं में। तो अब गुफाएं किसकी होती हैं? पत्थरों की तो होती हैं। तो हमने बोल दिया पत्थर का बना हुआ घर, तो ये घर सबसे प्राचीन घर माना गया है। अब पानी को रोकने के लिए क्या किसके अवशेष मिले हैं? बांध के। और बांध का निर्माण कैसे हुआ है? पत्थरों से हुआ है। हमारे गांवों में हम एनीकटों का निर्माण करते हैं, एनीकट जानते हो ना, तो हम अपने गांवों में करते हैं पानी को रोकने के लिए। अच्छा, कर्पिश वर्णी मिट्टी के बर्तन। अब कर्पिश वर्णी मिट्टी बर्तन क्या होते हैं? मैंने कहा ना आपके घरों में होते हैं, 2 रुपया 3 रुपया से शुरुआत हो जाती है उसकी, नहीं है घर में? इन द मॉर्निंग चाय किसमें पीती हो? कप किसका होता है? चांदी का, स्टील का, या लोहे का, या सोने का? बस वही बर्तन है ये कर्पिश वर्णी। तो ध्यान रखिए बेटा, ये मतलब एग्जाम बहुत ज्यादा आता है। कर्पिश वर्णी मिट्टी के बर्तन कहां से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता से। अब हमने कहा गणेश्वर सभ्यता का मानव शिकारी प्रवृत्ति का था। अब 13 वाला क्वेश्चन हो गया, शिकारी प्रवृत्ति यानी इसका जीवन शिकार पर ही निर्भर है। तो कुल मिला के कैसा मतलब मांस खाता होगा, मांसाहारी होगा। कैसा होगा? मांसाहारी। तो गणेश्वर सभ्यता का मानव कैसा था? शिकारी प्रवृत्ति का था, अर्थात इसका जीवन आज भी किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था। किस पर? शिकार। मैडम जी सुनो, कोई मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आदि मानव आया, तो आप आदि मानव कहते हो कि धीरे धीरे विकास कर रहा होगा अपना। तो जब आदि मानव आया, इसने जिसको भी खोजा धीरे धीरे खोजा है ना। अब इस काल में अभी तो कृषि पशुपालन आया भी नहीं है, तो मतलब जो शुद्ध भोजन है अपने वाला वो तो है ही नहीं है अभी। और जो ये चीजें मिली हैं, तो तात्पर्य क्या था? पशु को मारकर खाता होगा। हाँ, लेकिन वो पका हुआ मांस खाता था। अग्नि का आविष्कार हो चुका था। किसका? अग्नि का, पका हुआ। अब और सुनो, जो हमें यहां से तांबे के उपकरण जितने भी मिले, तांबे के उपकरण, उनमें क्या है? 99% क्या मिला है? तांबा मिला है। मतलब गांवों के लोग ही तो भोले होते हैं कि शहरों के लोग भोले होते हैं? हमारे गांवों में आज का पता नहीं, आज तो हम भी बेईमान हो गए, है ना। नाम सुना इसका? जाना पहचाना नाम होगा? नहीं मिलता जयपुर में? नहीं मिलता। अब हमारे यहाँ ये काफी पर्याप्त मात्रा में मिलता था, और बहुत पर्याप्त मात्रा में, और संभवतः बहुत इसकी रेट भी कम हुआ करती थी। आजकल तो लगभग लगभग इतना पहुंच चुका है, और फिर भी ना शुद्ध नहीं मिलता। पहले शुद्ध था 2-5 साल पहले, ज्यादा नहीं 2-5 साल पहले ही, क्योंकि गांव वाले भोले थे, मिलावट नहीं करते थे। आजकल तो गांवों के लोग क्या है, एकदम भोले हैं। ये भी एक ग्रामीण सभ्यता ही है। तो जो भी तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें बिल्कुल मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध है। 99% क्या मिल रहा है उनमें? तांबा मिल रहा है। तो हमने सीधे सीधे बोल दिया कि यहाँ का व्यक्ति अभी किससे परिचित नहीं था? मिलावट से। किससे नहीं था? मिलावट से। अब सुन बेटा सुन, ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे अभी तूने कहा ना सर, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता हो गई। कैसी हो गई? शहरी। फिर आप गए आगे, गए वैदिक काल में गए, वैदिक सभ्यता पुणे कहाँ हो गई? ग्रामीण सभ्यता हो गई। अपन कौन से लोग हैं?
हम कौन से लोग थे कि शुरुआत में हमारे पापा हमें बैलगाड़ी लेके आए, बैलगाड़ी के तुरंत बाद हमको क्या दे दी, मेट्रो ट्रेन दे दी थी। शहरीकरण, सिंधु घाटी सभ्यता, बड़े बड़े नगरों का विकास, और फिर हमने शहरों को छोड़कर, सिटी को छोड़कर पुनः कहां चले गए, गांवों में। वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता, वही ग्रामीण। फिर महाजनपदों में क्रांति का उदय हुआ, बड़े बड़े महाजनपद बने ना 16। अब एक लाइन और लिखो इसमें, बस केवल एक लाइन और लिखो। प्राग हड़प्पा स्तर वाले, जिनको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगे कालीबंगा में। तो मैडम किसने पूछा था, बताओ पहले एक बार। हाँ सुन, हमने कालीबंगा में पढ़ेंगे बेटा, तो कालीबंगा में एक हमें जुता हुआ खेत मिलेगा। तो आप कहोगे यह खेत विश्व का सबसे प्राचीनतम जुता हुआ खेत है, यह खेत प्राग हड़प्पा स्तर का है, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का। अब आपको पता है कालीबंगा की जो लिपि है, लिपि कौन सी थी, भाव चित्रात्मक। हमने तो ये अवशेष देखकर बताया है, हम उस लिपि को आज तक पढ़ ही नहीं पाए। तो वो कालीबंगा सभ्यता में हमें खेत मिला है, वो प्राग हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का था, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का। लेकिन उसके में जो हमें लिखा हुआ मिल रहा है उसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और प्राग हड़प्पा स्तर का तो हमें कुछ लिखा हुआ भी मिलता भी नहीं है। हमको लेखन विधि हमारी कहाँ पे आई है, आद्य ऐतिहासिक काल में आई थी। ठीक है बेटा, एक लेना लिखो। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार, 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 क्वेश्चन लिख लियो C14 के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का समय गणेश्वर सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व है, 2800 ईसा पूर्व है, 2800 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व लिखा ना, ईसा पूर्व है। अब ये 2-4 लेन की सभ्यता कौन सी थी, गणेश्वर सभ्यता थी। अब जो मेन सभ्यता हमारी कौन सी है, कालीबंगा। ऊपर देख लो एक बार, कौन सी है, कालीबंगा। लिखना छोड़ो एक बार, है ना, ऊपर देखो बेटा, है ना, कालीबंगा। हमारे सेकंड ग्रेड में हमको केवल 4 सभ्यता दे रखी है। नंबर 1 कौन सी थी, बैराट, जो हमने पढ़ी है। नंबर 2 पे आहड़, नंबर 3 पे गणेश्वर, नंबर 4 पे कालीबंगा। अब एक बार सामने देखना, कुछ भी लिखना मत, है ना। कालीबंगा जो शब्द है, केवल ये वाला कालीबंगा जो शब्द है किस भाषा का है, सिंधी। ऊपर देखना बेटा, लिखना मत, है ना, क्योंकि सभ्यताओं में सबसे कठिन सभ्यता भी यही है और सबसे सरल भी यही है। तो आपने एक मूवी देखी हो कभी, मोहनजोदाड़ो, मैं ये मूवी की कहानी सुनाऊंगा आपको, है ना, लेकिन अभी रुक जाओ। कालीबंगा जो शब्द है किस भाषा का है, सिंधी भाषा का। जब आप इस शब्द का हिंदी अर्थ करोगे, इस शब्द का हिंदी अर्थ करोगे, तो हिंदी अर्थ में क्या आएगा, काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। अब हम बात करें कि कालीबंगा सभ्यता वर्तमान जिला कौन सा है। कालीबंगा हमें किस जिले से मिली थी, हनुमानगढ़। क्या नाम है, हनुमानगढ़। नाम क्या है, हनुमानगढ़, याद रखो। कालीबंगा सभ्यता, जिला क्या है, हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ में एक दुर्ग बना हुआ है, कौन सा, भट्टनेर, इसको भी याद बताऊंगा, है ना। तो वर्तमान जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। नदी की बात करें, नदी की, नदी कौन सी है, घग्गर नदी। कौन सी है, घग्गर नदी। और घग्गर का उद्गम कहां से हुआ है, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां।
और शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में? कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हिमाचल प्रदेश है ना, क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो घग्गर नदी का उद्गम कहां पे हुआ है? शिवालिक की पहाड़ियां। अब सुनो, घग्गर नदी के किनारे सभ्यता कौन सी मिली? कालीबंगा। अब हमने कहा ये नदी वास्तव में कहां है? हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में एंट्री करेगी, तो राजस्थान में किस जिले में एंट्री करती है और किस तहसील से करती है? टिब्बी तहसील। अब घग्गर नदी टिब्बी तहसील तक, मतलब टिब्बी तहसील में हनुमानगढ़ जिले में क्या किया? एंट्री किया, और ये भटनेर दुर्ग के पास आकर लुप्त हो गई। क्या हो गई? लुप्त, यानी भूमिगत हो गई। तो घग्गर भी कौन से प्रवाह की नदी हो गई? आंतरिक प्रवाह की। अब सुनो बेटा, पहले हम हनुमानगढ़ कुछ नहीं था, क्या था? भटनेर था। नाम क्या था? भटनेर। तो 1805 की बात है। कब की? 1805 की। बीकानेर का राजा कौन है? सूरत सिंह जी। कौन थे? सूरत सिंह जी। तो सूरत सिंह जी ने 1805 में भटनेर पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। उस दिन मंगलवार था। क्या नाम था? मंगलवार था। और मंगलवार किस हनुमान जी का क्या होता है? ये बार होता है। किस देवता का बार होता है? हनुमान जी का। तो हमने नाम चेंज कर दिया और नाम क्या दे दिया? हनुमानगढ़। क्या नाम दे दिया? हनुमानगढ़। कब दिया? ये 1805 में। इसके द्वारा, सूरत सिंह जी के द्वारा, जो बीकानेर के राजा। अब घग्गर नदी का उद्गम कहां से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियां। अब ये जो कालीबंगा सभ्यता है, कौन से युग की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी थी? मतलब यहां से हमें कांस्य के उपकरण प्राप्त हो रहे थे। अब हमने कहा यहाँ का समाज कैसा था? समाज कैसा था? अब यहाँ से कालीबंगा से कांसे का सिक्का प्राप्त होगा। सुनना एक बार, उस सिक्के पर एक और व्याघ्र, व्याघ्र बोलते हैं चीते को, चीते का फोटो लगा हुआ है, तथा दूसरी ओर एक महिला की फोटो बनी हुई है। तो महिला को क्या बोलते हैं? माता। क्या बोलते हैं? माता। तो मुद्रा पर महिलाओं की फोटो है। तो कुल मिला के समाज में महिलाओं का क्या है? सम्मान बहुत है। जैसे आज वर्तमान में हमारे यहाँ एक कार्ड योजना आई थी, भामाशाह कार्ड योजना। तो उसमें परिवार का मुखिया कौन बनी है? मम्मी। कौन बन गई? मम्मी। मुखिया ही मम्मी है, तो समाज कैसा हो गया? मातृसत्तात्मक। वैसे तो पापा ही है जो है, जो तो समाज हो गया आपका मातृसत्तात्मक। क्या हो गया? मातृसत्ता। अब सुनो, अब सुनो, जो घग्गर नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? दृश्यवती नदी। और ये नाम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। तो कभी कभी बेटा ये क्वेश्चन पूछता है, दृश्यवती नदी के किनारे की सभ्यता का विकास हुआ है कालीबंगा। इस नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? नंबर 1, मृत नदी। बताऊंगा क्यों कहा है इसको, ठीक है। नंबर 2, राजस्थान का शोक। नंबर 2, नट नदी या नाली नदी। नंबर 4, अकरा नदी। अकरा नाम इसे पाकिस्तान में दिया जाता है। नंबर 5, इसको हमने बोल दिया सोतार नदी। कौन सा? सोतार नदी। तो ये 5 उपनाम हो गए। क्या हो गए? 5 उपनाम हो गए। एक क्या हो गया? प्राचीन नाम। अब ये तो सबको पता है कि घग्गर नदी किनारे सभ्यता कौन सी मिली है? कालीबंगा। या तो प्राचीन नाम देकर पूछता है इसको, है ना, या इन नदियों के उपनाम देकर पूछता है। तो जो पहला नाम है मृत नदी, देखो आज जिस स्थान पर घग्गर नदी बहती है, उस स्थान पर प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र पर कौन सी नदी बह रही है आज? घग्गर नदी बह रही है। तो ये तो है ही नहीं है, तो इस नदी के प्रवाह क्षेत्र पर बहती है। तो क्या बोल दिया? मृत नदी। क्या बोल दिया? मृत नदी। अब ध्यान रखो, जब आपकी घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो जन धन की तो हानि होती है। जब भी बाढ़ आएगी जन धन की हानि होगी। तो क्या बोल दिया? राजस्थान का शोक बोल दिया। क्या बोल दिया? राजस्थान का शोक। और घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? नट बोलते हैं या नाली बोलते हैं। तो नट या नाली नदी। अब इस नदी को जैसे
शिवालिक की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश हो जाए तो घग्गर नदी का पानी पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। कहां तक? फोर्ट अब्बास तक। तो फोर्ट अब्बास कहां है बेटा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाते ही ये नदी का नाम क्या मिल जाता है हमें? हकरा। क्या बोलते हैं? हकरा। तो चौथा नाम कौन सा है? हकरा। जब हम इस नदी के आकार को देखेंगे, इस नदी का आकार कैसा है, तो आप देखोगे कि जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो, तो क्या बोल दिया इस नदी को? फोतार नदी बोल दिया। क्या बोल दिया? फोतार नदी। अब सुनो और सुनो, कालीबंगा है ना, जो कालीबंगा राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक भाग है। जैसे भारत में कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता हमको तीन आपके देशों से प्राप्त हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान कौन सा? कालीबंगा, जो हमारे कहाँ था? राजस्थान में था। कहाँ था? राजस्थान में। तो हम बोलते हैं कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक महान केंद्र क्या है? कालीबंगा है। क्या है? कालीबंगा। अब एक व्यक्ति है बेटा, नाम क्या है? पंडित दशरथ शर्मा। इसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा है? शाबाश बेटा। क्या कहा है? किसने कहा है? किस सभ्यता को कहा है? किस सभ्यता की? मतलब ये तो बहुत तगड़ा याद है आपको, है ना? शाबाश बेटा। किस ग्रंथ में कहा है? गुरुजी, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कहने वाला आपके सामने बताया आपने। अब मैंने इतना ही पूछा है, किस ग्रंथ में कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दो ग्रंथ लिखे हैं। नंबर एक, द अर्ली चौहान ऑफ डायनेस्टी। द अर्ली चौहान ऑफ डायनेस्टी, चौहानों की जानकारी मिलेगी। दूसरा ग्रंथ, राजस्थान थॉट, राजस्थान थॉट ऑफ द एज, ऑफ द एज। इस ग्रंथ में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी कहा है। अब तीसरी तो ये हो गई, तो कोई ना कोई पहली भी तो होगी, कोई ना कोई दूसरी भी होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? किसने कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी बेटा मोहनजोदड़ो। कहने वाला कौन? पिंगड़ या पिंगर महोदय। पिंगड़ कह लो या पिंगर कह लो। अब देखो, पहले हड़प्पा को क्यों कहा था ये भी सुन लो। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम बार अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से ही मिले थे। इस कारण हड़प्पा को क्या बोल दिया? पहली राजधानी। और सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो प्रमाण है हमें कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से। तो क्या बोल दिया? दूसरी राजधानी। और ये दोनों स्थल ही देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं। देखने में कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो पिंगर महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा है। क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। एक बार यहां तक लिख लो, है ना? चालू कर दो कालीबंगा। अब बोलूं, देखो सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। अब ये सिंधी भाषा का शब्द हो गया, अब आप इसका हिंदी अर्थ करोगे। क्या करोगे? हिंदी अर्थ। तो हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? काले रंग की चूड़ियां। क्या निकलेगा? काले रंग की चूड़ियां। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का। हिंदी अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अब ये पूछे वर्तमान जिला कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता किस जिले से मिली है? हनुमानगढ़ से। कहां से? हनुमानगढ़ से। अब बात करें नदी कौन सी है? नदी घग्गर नदी के किनारे मिली। कहां मिली? घग्गर नदी किनारे। घग्गर का उद्गम कहां से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अब घग्गर को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? दृश्यवती नदी। या मैं ये कहूं कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? दृश्यवती नदी। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। तो वेद कितने होते हैं? 4।
कितने होते हैं? 4। नंबर 1 कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। नंबर 2 कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। नंबर तीसरा कौन सा है? सामवेद। चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? नवीनतम कौन सा? अब मैं ये कहूं, वह वेद जिसमें देवताओं को याद करने वाले मंत्रों का संग्रह हो, कौन सा? यज्ञ का या कर्म कांड का जनक कौन सा वेद? संगीत का जनक कौन सा वेद? जादू टोने का कौन सा वेद? ठीक है, ये चारों क्रम भी हो गया। अब मैंने कहा कि घग्गर का उपनाम कौन कौन से उपनाम? नंबर 1 मृत नदी। कौन सी है? मृत नदी। नंबर 2 नट नदी, नट नदी। नंबर 3 फोतार नदी, समझाया ना अभी? फोतार नदी। नंबर 4 अकरा नदी। ये नाम कहां दिया गया? पाकिस्तान में। घग्गर को अकरा कहा जाता है, कहां? पाकिस्तान में। नंबर 5 हो गया राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। अब सुन, हमारे यहां आज जो घग्गर नदी बह रही है, प्राचीन काल में यहाँ एक नदी थी, कौन सी? सरस्वती नदी। तो आपने कभी सुना हो कि एक सिद्धांत था ज्योग्राफी में, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, सुना कभी? नहीं सुना? अब सुन ले तो, सिद्धांत कौन सा है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये मेरा उत्तर है, ये दक्षिण। अब हमको पता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहता है कि सरस्वती नदी हमारे राजस्थान के उत्तर पश्चिम से निकलती थी, जबकि गंगा यमुना नदी उत्तर पूर्व से निकलती थी। ये पढ़ोगे ज्योग्राफी के अंदर, गंगा यमुना कहां से? उत्तर पूर्व की ओर से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर आंतरिक क्या हुई? हलचलें हुई। तो कुछ नदियों ने तो अपने रास्ते चेंज कर लिए, जैसे गंगा और यमुना हमारे राजस्थान के उत्तर पूर्व से निकलती थी, तो वो तो क्या हो गई? रास्ते चेंज कर लिए। जबकि कुछ नदियां क्या हो गई? भूमिगत हो गई, और उनके स्तन कुछ नदियां और ही आ गई। तो उनमें कौन सी है? अब सरस्वती नदी हमारे प्राचीन काल में उत्तर पश्चिम से निकल रही थी। अब उत्तर पश्चिम में आपने आपका हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, और आपको पता है सरस्वती नदी के प्रमाण हमको जैसलमेर में भी मिले हैं। कहा मिले? जैसलमेर में। तो इस क्षेत्र में बह रही है। आज ये क्षेत्र कैसा है? आपका बंजर भूमि, एक प्रकार से रेगिस्तान है। अब यहाँ एक नदी बहती बहती थी, कौन सी? सरस्वती नदी। तो यहाँ के जो पानी पर्याप्त मात्रा में होगा, पानी पर्याप्त मात्रा में है तो फसल धुआंधार होगी या नहीं होगी? जब पानी है तो फसल तो अपने आप ही होना है, और पानी नहीं है तो क्या पैदा होगा? बाजरा। क्या होगा? यहाँ तो पानी धुआंधार था तो फसल भी काफी हो रही थी, इसलिए अब इसलिए मैंने ये नाम दिया बेटा, इसलिए दिया था ये नाम, है ना? तो घग्गर नदी सरस्वती नदी के पाट पर बहती है। जहां प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी, आज कौन सी बह रही है? घग्गर नदी। तो मैंने कहा है ऋग्वेद में, यानी हमारे सबसे प्राचीन वेद में, सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को हमने एक नाम दे दिया, क्या? बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा है। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को? सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को। किस वेद में कहा है? ऋग्वेद में। अब मैंने कहा ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? जैसे वर्तमान में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा। लेकिन ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? नदी तमा। ध्यान रखना, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या मिला है? नदी तमा। दो एक लाइन और लिख लो। राजस्थान थॉट ऑफ द एज। अब क्या हुआ बेटा? सर्दी लग रही है ना? तुमको अब लग रही है, मुझे 1.5 घंटे से लग रही है, तभी तो मैं बार बार मैं इधर आ रहा हूँ। इसको बंद करने की सोच रहा था, लेकिन बंद पता नहीं कहां से होगा ये। राजस्थान थॉट ऑफ द एज। अब ध्यान रखो, इसने 2 ग्रंथ लिखे थे। अब एक तो मैंने आपको यहां लिखा दिया, एक और लिखाऊंगा मैं आपको आगे चल के चौहानों में, द अर्ली चौहान ऑफ डायनेस्टी, दूसरा ग्रंथ। क्योंकि आपको ना एक ग्रंथों से क्वेश्चन भी आता है सेकंड ग्रेड में। ग्रंथ का नाम देखकर लेखक का नाम पूछता है, या लेखक का नाम देखकर ग्रंथ का नाम पूछता है। तो आपको ये नाम भी हाथों हाथ याद रखने हैं ना। अब देखो, सुन लो, कालीबंगा कौन से युग की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन।
काशुगिन कैफे थी कि गणेश्वर सभ्यता में तांबा आ चुका था। यहां हमने क्या किया है, तांबे में टिन मिलाया है। धातु कौन सा बना, कांसा। कांसे के उपकरण हमें ज्यादा मिले, तांबा तो यहाँ ऑलरेडी है, तांबा तो यहाँ था, तो हमें अधिक उपकरण किसके मिले हैं, कांसे के, तो क्या बोल दिया, कांस्युगीन। अगर लोहे के मिलते तो लोहयुगीन, तांबे के मिलते तो ताम्रयुगीन, चांदी के मिलते तो चांदी युगीन, है ना, रजत युगीन, और सोने के मिलते तो स्वर्ण युगीन। ठीक है। अब समाज कैसा है, मातृसत्तात्मक। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता ही मातृसत्तात्मक है। कैसी है, मातृसत्तात्मक है। अब कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग है। एक क्या थी, एक भाग था जो कहां था, हमारे राजस्थान में ही है। अब कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कहने वाला कौन है, किस ग्रंथ में कहा है। अच्छा, बाकी चीज अब कल पढ़ाएंगे आपको, है ना, लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, एक क्वेश्चन, वो मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगी उसको आप बताओ। क्वेश्चन ये है कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में एक महान केंद्र था, एक भाग था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया था।